हाँ तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स हिंदी मीडियम के एपिसोड नंबर 14 में हम लोग देखेंगे स्नेल के नियम का सम्मित रूप और आभासी एवं काल्पनिक गहराइयों का व्यंजक, आभासी और वास्तविक गहराइयों का व्यंजक। तो अभी देखते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ यानी स्नेल के नियम का सममित रूप, स्नेल के नियम का सममित रूप, सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। तो ये क्या है? तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के दूसरे नियम से। तो अपवर्तन के दूसरे नियम से हम लोग क्या जानते हैं? तो अपवर्तन के दूसरे नियम से हम लोग जानते हैं क्या कि साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट। लेकिन हम लोग अगले चैप्टर जब स्नेल्स लॉ पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे हाइगेन्स वेव थ्योरी, तो वहाँ पे हम लोगों को क्या पता चलेगा? बट फ्रॉम हाइगेन्स वेव थ्योरी, तो हाइगेन्स वेव थ्योरी, तो हाइगेन्स के तरंगिका सिद्धांत से क्या मिला? तो वो मिला कांस्टेंट इजकल टू, क्या मिला? तो वो मिला कांस्टेंट इजकल टू μ2 बाई μ1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया सेकेंड विथ रेस्पेक्ट टू मीडिया फर्स्ट। माध्यम एक की अपेक्षा माध्यम दो का अपवर्तनांक मिला। यानी ये जो कांस्टेंट क्या मिला? तो वो मिला माध्यम दो का अपवर्तनांक बट्टा माध्यम एक का अपवर्तनांक, माध्यम एक का अपवर्तनांक, यानी ऊपर वाले को राइट साइड में, नीचे वाले को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो अगर इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें तो ये क्या हो जाएगा? तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट से हो जाएगा क्या? तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इजक्वल टू ये μ2 बाई μ1। कांस्टेंट के जगह पर क्या रख देंगे? कांस्टेंट के जगह पर रख देंगे μ2 बाई μ1, और इसको गुना करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा μ1 साइन आई और ये हो जाएगा μ2 साइन आर। तो ये जो μ1 साइन आई इजकल टू μ2 साइन आर, जो एक इक्वेशन मिला μ2 साइन आर, इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो ये है सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम का सम्मित रूप। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? तो अब हम लोग सीधे बात करेंगे अभी आभासी एवं वास्तविक गहराई का। अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि मान लो कि हम लोग किसी पुल पर बैठे हुए हैं और पुल पर बैठकर किसी मछली को देख रहे हैं पानी में। तो मछली को जो पानी में आप देख रहे हैं, तो वो मछली जहाँ है, दिख रही है आपको, वहाँ है नहीं। तो यानी मछली अगर पानी के सतह से अधिक नीचे है तो आपको पानी के सतह से कम नीचे दिखाई देगी। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो इसका हेडिंग दे सकते हैं रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ, इसका हेडिंग दे सकते हैं। यानी आप इसको लिख सकते हैं क्या? तो आप इसको लिख सकते हैं वास्तविक गहराई एवं काल्पनिक गहराई, वास्तविक गहराई एवं काल्पनिक गहराई की बात करेंगे। तो रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। अब मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है ए बी, अब इस सरफेस ए बी के नीचे क्या है? तो ए बी के नीचे कोई डेंसर मीडिया है,
और ऊपर क्या है, तो ऊपर है रेयर मीडिया। और कोई व्यक्ति जो है, अब यहाँ कोई मछली है मान लो पानी में, तो ये तुम्हें दिखाई कहाँ देगी, तो तुम किसे देखते हो, तो किसी वस्तु से परावर्तित, किसी वस्तु से चलने वाली परावर्तित या अपवर्तित किरणें जब हमारे नेत्रों तक पहुंचती हैं तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो इफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स एट आवर आई देन वी कैन सी टू दैट ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ इस मछली को हम लोग देख रहे हैं, तो मछली को जब यहाँ से देख रहे हैं तो ये मछली से चलने वाली किरणें अब यहाँ से चल रही हैं, इससे इस मछली पे किसी स्रोत से जो है प्रकाश गिरा और यहाँ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। तो ये इंसिडेंस रे आपतित किरण, और ये क्या, तो अभिलंब। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण, ये आपतित किरण चल रही है मछली से, आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का आपतन कोण। अब ये सघन से विरल में जाएगी किरण तो अभिलंब से दूर भागेगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भागेगी। अब यहाँ कोई पुल पे बैठ के इस मछली को देख रहा है तो वो मछली उसको यहाँ दिखाई देगी, वो मछली उसको यहाँ पर दिखाई देगी, और उसको क्या लगेगा कि सतह से इतनी नीचे है जबकि वो इतनी गहराई पे है। तो इस मछली को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और इस मछली को जो है इमेज मान लेते हैं, तो ये क्या हुआ, ये हुआ अपवर्तित किरण रिफ्रैक्टेड रे, और ये क्या हुआ नॉर्मल, तो ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी ये हुआ अपवर्तन का कोण। तो ये एंगल ही यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये सीधे आ रहा है और ये अगर पैरेलल है तो ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम लोग P मान लेते हैं, इस पॉइंट को Q मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं स्नेल के नियम की। तो हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या अपना लैंग्वेज कुछ लिख सकते हैं, लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि माना कोई ऑब्जेक्ट जो है, माना कोई ऑब्जेक्ट यानी वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट सघन माध्यम में, डेंसर मीडिया में, सघन माध्यम में ओ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ओ पर स्थित है। जब क्या किया जाता है, जब इसे विरल माध्यम से देखा जाता है तो वस्तु कहाँ प्रतीत होती है, देखा जाता है तो यह वस्तु आई पर प्रतीत होती है। कहाँ पर, आई पर, यहाँ। तो क्या है, वस्तु सघन माध्यम में स्थित है। जब इसे विरल माध्यम से हवा से देखा जाता है तो वस्तु कहाँ प्रतीत होती है, तो यह वस्तु आई पर प्रतीत होती है। तो यह वस्तु आई पर प्रतीत होती है। तो क्या कर देंगे, फ्रॉम स्नेल सिमेट्रिकल लॉ या फ्रॉम डायरेक्ट लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल के नियम से या स्नेल के नियम के सम्मित रूप से क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट अभी पढ़े थे, म्यू टू बाई म्यू वन। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि साइन आई क्या हो गया। तो अब इस ट्रिएंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, किस ट्रिएंगल की, तो ट्रिएंगल POQ की। किस ट्रिएंगल की, POQ की। तो हम लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि कोई अगर राइट एंगल ट्रिएंगल है, कोई अगर क्या है, राइट एंगल ट्रिएंगल है, तो 90 डिग्री के सामने H, 90 डिग्री के सामने H। अगर यहाँ थीटा है तो इसके सामने ये P, और अगर यहाँ थीटा है तो इसके सामने ये P हो जाता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देखेंगे कि साइन आई, तो साइन आई का मतलब कि ये वाला ट्रिएंगल है, कौन सा, ये वाला ट्रिएंगल है। तो आई के सामने ये P हो गया और 90 डिग्री के सामने ये H हो गया। तो साइन आई P बाई H, तो P क्या हो गया, PQ हो गया, और H क्या हो गया, तो H हो गया OQ। तो ये हो गया OQ बाई, फिर अगर R की, साइन R की यहाँ बात करें, अगर साइन R की बात करें तो R ये छोटा वाला ट्रिएंगल, यानी ये कौन सा ट्रिएंगल हो जाएगा, तो इसका नाम दे सकते हैं PIQ। तो PIQ में ये थीटा का काम कर रहा है, तो थीटा के सामने P यानी PQ।
यानी पी क्यू, और 90 डिग्री के सामने एच यानी आई क्यू। तो ये हो गया आई क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कैंसिल हो गया, और म्यू टू क्या हो गया? तो प्रकाश ने चलना कहाँ से शुरू किया था? प्रकाश ने यहाँ से यानी डेंसर मीडिया से चलना शुरू किया था, डेंसर मीडिया से, जिसको वाटर मान सकते हैं। और कहाँ गई थी वस्तु? तो रेयर मीडिया में गई थी, रेयर मीडिया जिसको एयर मान सकते हैं, क्योंकि पुल पर बैठा हुआ व्यक्ति पानी में है, हवा में है, और जल में मछली को देख रहा है। तो यहाँ पे साइन आई का वैल्यू पी बाई एच यानी पी क्यू बाई ओ क्यू, और साइन आर का वैल्यू पी बाई एच पी क्यू बाई आई क्यू। और ये म्यू टू क्या हो गया? तो म्यू टू हो गया म्यू ए, और म्यू वन क्या हो गया? तो म्यू वन हो गया म्यू डब्ल्यू। अब ये कैंसिल किए तो क्या बचा बच्चों? तो यहाँ कैंसिल करने पर यहाँ बच गया क्या? तो यहाँ ये ऊपर चला गया क्या? तो आई क्यू, और ये नीचे आ गया ओ क्यू, और ये हवा का अपवर्तनांक 1 मान लिए, और जल का अपवर्तनांक म्यू मान लिए, क्योंकि जल के जगह पर बर्फ, बेंजीन, कुछ भी ट्रांसपेरेंट मीडिया हो सकता था ना। तो म्यू ए 1 होता है। क्यों? क्योंकि म्यू ए निर्वात में प्रकाश का वेग, हवा में प्रकाश के वेग का अनुपात, तो निर्वात में भी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हवा में भी प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1, म्यू ए 1 हो गया। और म्यू डब्ल्यू सिर्फ वाटर ही नहीं, आप बर्फ में भी देख सकते हैं, वायल में भी देख सकते हैं, इसलिए म्यू डब्ल्यू की जगह पर म्यू रख दिया गया। अब इसको उल्टा कर दिए तो ये चला गया ओ क्यू ऊपर और आई क्यू नीचे, और ये बच गया म्यू। अब ये ओ क्यू क्या है? तो ओ क्यू यहाँ है। अब हम लोग चाहते हैं पराक्सियल रेज, यानी इसको बराबर करना चाहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ जो प्रकाश की किरण जो है, यहाँ जो नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से जो प्रकाश की किरण इधर जा रही है, अगर ऐसे बहुत करोड़ों किरणें चलती हैं, तो हम लोग इस किरण की बात करें, जो पराक्सियल रेस है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि ये सघन से विरल में प्रकाश की यहाँ से किरणें चल रही हैं, बहुत सारी किरणें चल रही हैं। तो ये हम लोग जो माने हैं, यहाँ जो पॉइंट Q, तो ये Q यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो हम लोग अगर इसको माने तो ये पॉइंट P के Q काफ़ी करीब हो जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पराक्सियल रे यानी उपाक्षीय किरण। ठीक है, तो उपाक्षीय किरणों के लिए पॉइंट Q विल बी वेरी नियर टू पॉइंट P। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि अगर ये किरण यहाँ से नहीं होकर यहाँ से गई होती तो क्या होता? तो ये पॉइंट Q जो होता वो यहाँ काफ़ी करीब हो जाता। तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या कि बट फॉर पराक्सियल रेस, उपाक्षीय किरणों के लिए क्या? तो पॉइंट Q P के काफ़ी करीब होगा। क्या होगा? तो पॉइंट Q P के काफ़ी करीब होगा। तो करीब हो जाने से क्या होगा? तो देखो, तो यहाँ अब यहाँ जो तुम ले रहे थे आई क्यू, ओ क्यू जो था वो ओ क्यू के जगह पर क्या हो जाएगा? ओ क्यू के जगह पर हो जाएगा ओ पी। ओ क्यू के जगह पर ओ क्यू जो था वो ओ पी लगभग हो जाएगा, और आई क्यू जो था, यहाँ आई क्यू जो था वो हो जाएगा आई पी। तो वो हो जाएगा आई पी इक्वल टू हो जाएगा म्यू। तो अब यहाँ देख सकते हो ओ पी क्या है? तो O से P तक OP रियल डेप्थ है, वास्तविक गहराई है मछली की, यानी रियल डेप्थ मछली वहीं पर स्थित है। और IP क्या है? तो IP इसका एपारेंट यहाँ पे दिख रही है, तो एपारेंट डेप्थ है, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा म्यू। तो ये जो एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ वो किसके लिए प्राप्त हुआ? तो वो हुआ विरल से
सघन में देखना, विरल से सघन में देखना, यानी लुकिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, विरल से सघन में देखने के लिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इसको आप एक्सप्रेशन के रूप में लिख सकते हैं, आप फिगर बना सकते हैं, फिगर बनाकर उसके बारे में लिख सकते हैं, फिर उसको यहाँ से ऐसे आ सकते हैं आप, ठीक है। तो जब विरल से सघन में वस्तु देख रहे हैं तो वो आता है रियल डेप्थ बाई अपैरेंट डेप्थ। अब हम लोग बात कर सकते हैं कि जब अगर कोई वस्तु सघन में है और तब विरल में देखा जाए तो क्या होगा। तो अगर बात करें कि जैसे कि मान लो हम चले गए कहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं इसको। तो हम जो है बैठे हुए हैं किसी तालाब में और पानी के अंदर हैं और हवा में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को देख रहे हैं, तो स्थिति कैसी होगी। तो उस अवस्था में ऐसा होगा कि हेलीकॉप्टर पानी के तल से जितनी ऊंचाई पर होगा उससे अधिक ऊंचाई पर दिखाई देगा। तो वैसी स्थिति में अगर आपको पानी के अंदर से हमला करना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.3 होता है, ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है। बस उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कहाँ दिख रहा है तो है कहाँ, तो आसानी से आप उसको टेकअप कर सकते हैं। तो आप इसको दे सकते हैं कि लुकिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, यानी इसका दे सकते हैं सघन से विरल में देखना, ये हेडिंग आपका हो सकता है। अब यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं क्या, तो यहाँ मान लीजिए कि आप इसमें आप इस सतह AB के नीचे हैं और सतह ये डेंसर मीडिया हो गया, यानी आप सतह डेंसर मीडिया में आ गए। थोड़ा और नीचे आपको बता देते हैं, चलो डेंसर मीडिया, तो ये वाला मीडिया क्या हो गया, तो ये वाला नीचे वाला मीडिया डेंसर हो गया, ऊपर वाला मीडिया रेयर हो गया। अब ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट है रेयर मीडिया में मान लेते हैं कि यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ से प्रकाश की जो किरणें चलेंगी तो वो कहाँ जा रही हैं, वो जा रही हैं रेयर से डेंसर मीडिया में। कहाँ जा रही हैं, तो ये किरणें जा रही हैं रेयर से डेंसर मीडिया में। तो रेयर से डेंसर मीडिया में जाने पर क्या होगा, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, तो ये किरणें अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी। तो यहाँ क्या हुआ, ये आपतित किरण और अभिलंब तो यही हो गया, n डैश ये नॉर्मल है किस पे, तो ये प्लेन AB पे। प्लेन AB क्या है, तो ये जो है ये वो सरफेस है जो डेंसर और रेयर मीडिया को सेपरेट कर रहा है, यानी अलग अलग कर रहा है। AB के नीचे सघन, ऊपर विरल, यानी AB के नीचे पानी है और ऊपर क्या है, हवा है, और हवा में हेलीकॉप्टर उड़ रहा है और आप देख रहे हैं पानी से। तो ये किरणें जो होंगी, अब ये विरल से सघन में आने पर अब ये आपतित किरण और ये अभिलंब, तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपतन कोण। अब ये किरणें अभिलंब की ओर मुड़ेंगी, अब आप हैं किस में, जल में। अब जल से अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये किरणें आपको कहाँ से, तो यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। तो ये किरणें आपको यहाँ से, तो ये किरणें जो हैं वो आपको यहाँ से आती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, यानी ये हेलीकॉप्टर जो आपको यहाँ उड़ रहा था, ये जो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर था, तो वो ऑब्जेक्ट आपको अब कहाँ पे दिखाई देगा, या ये चिड़िया जो यहाँ उड़ रही थी वो आपको आई पे दिखाई देगी।
तो अब यहाँ प्रकाश ने कहाँ से चलना शुरू किया, तो प्रकाश तो आप किस वस्तु को देखें, तो इस चिड़िया से या इस हेलीकॉप्टर से अपवर्तित प्रकाश आपके नेत्र तक पहुँचा। तो ये प्रकाश ने चलना शुरू कहाँ से किया था, तो इसमें हवा में, यानी मीडियम फर्स्ट क्या हो गया, रेयर मीडिया हो गया, और ये क्या हो गया, एयर हो गया। रेयर और डेंसर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आगे हम लोगों को ऐसा प्रश्न मिलेगा कि कहेगा कि जल से बर्फ में देख रहा है, जल से कांच में देख रहा है, तो फिर उसके लिए एक ये आपको पता रहेगा। तो ये मीडिया फर्स्ट हुआ और ये मीडिया क्या हुआ, तो ये सेकेंड यानी डेंसर मीडिया क्या हो गया, तो ये वाटर हो गया मान लेते हैं। तो फिर यहाँ भी लिख देंगे कि माना, क्या लिख देंगे बच्चों, लिखेंगे, यहाँ तक टेकअप कर रहा है, माना कोई वस्तु विरल माध्यम में O पर स्थित है, माना कोई वस्तु कहाँ, तो विरल माध्यम में O पर स्थित है, इसे सघन माध्यम से देखने पर, इसे सघन माध्यम से देखने पर I पर प्रतीत होता है, I पर प्रतीत होता है। तो I कहाँ है जी, तो वो भी विरल माध्यम में ही है। तो स्नेल के नियम से, तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम क्या है, तो वो है साइन I बाई साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1, और फिर आते हैं साइन I पर। तो अब इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इस पॉइंट को क्या, तो Q। तो I इस OPQ ट्रायंगल में थीटा का काम कौन कर रहा है, I का, तो थीटा के सामने ये P और ये 90 के सामने H, तो PQ बाई OQ, तो ये हो गया PQ बाई OQ और साइन R। और साइन R की अगर बात करें तो ये जो अपवर्तन कोण R है, यही अपवर्तन कोण यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपवर्तन कोण, क्योंकि ये क्या है, तो ये नॉर्मल और ये नॉर्मल, ये समानांतर हैं, ये क्या है, तो समानांतर पैरेलल रेज हैं और एक ही रेखा काट रही है, तो एक ही रेखा काट रही है। तो ये जो एंगल्स होंगे, ये जो एंगल्स होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है, ये भी नॉर्मल है और एक ही रेखा काट रही है। तो जितना ये एंगल बनेगा उतना ही ये भी बनेगा। तो अगर साइन R की बात करें तो इस ट्रायंगल में आपका क्या होगा, R के सामने, R थीटा का काम कर रहा है तो R के सामने यही P हो जाएगा, PQ, और H क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री के सामने यानी IQ, यानी कौन सा त्रिभुज लिया गया, PIQ, ये P, ये ट्रायंगल लिया गया PIQ। तो यहाँ पे R थीटा का काम किया, थीटा के सामने P क्या हो गया, PQ, और H क्या हो गया, तो IQ। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, PQ बाई IQ, और μ2 क्या हो गया, तो μ2 हो गया μW, और μA1 क्या हो गया, तो ये हो गया हवा, μA। तो PQ से PQ को कैंसिल कर दिया गया, अब IQ गया ऊपर और OQ आया नीचे, और μW को मान लिए μA और हवा का 1, और सेम वैसे ही क्या कि बट फॉर पैराक्सियल रेज, अब जो आप ये दिखाए हैं OQ, अब ये किरण यहाँ भी आ सकती थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो अगर हम लोग मान लें कि ऐसे इमेज बना हो जैसे कि ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे हो और यहाँ से कोई किरण चली हुई हो, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आई हो और यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ हो और फिर इसका इमेज बना हो यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट जो Q है वो P के काफ़ी करीब हो जाएगा, ये Q P के काफ़ी करीब हो जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, बट फॉर पराक्सियल रेज, परंतु उपाक्षीय किरणों के लिए क्या होगा, तो पॉइंट Q विल बी वेरी नियर टू पॉइंट P, क्या होगा, वेरी नियर टू पॉइंट P।
पॉइंट Q विल बी वेरी नियर टू पॉइंट P। तो यहाँ आई क्यू की जगह पर अब क्या लिख देंगे, तो आई पी लिख देंगे, और ओ क्यू की जगह पर क्या लिख देंगे, तो ओ पी लिख देंगे, और ये म्यू हो जाएगा। तो आई पी क्या है जी, तो आई पी, आई से लेकर पी तक ये रियल, ये क्या है, तो वर्चुअल यानी एपारेंट हाइट है, एपारेंट हाइट। और ओ पी क्या है, तो ये रियल हाइट है। तो रियल हाइट इजकल टू क्या, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडिया विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी हवा की अपेक्षा सघन माध्यम का अपवर्तनांक है। और अगर यहीं पे इसको ऐसे रहने देते तो इसका फॉर्म ये हो जाता, म्यू डब्ल्यू को क्या लिख देते, म्यू डब्ल्यू को लिख देते, यहाँ पे बता देते हैं म्यू डब्ल्यू को, म्यू इसको तो एक माने थे, तो यहाँ पे म्यू डब्ल्यू को लिख देते म्यू डी डेंसर मीडिया, हवा को क्या लिख देते, रेयर मीडिया। तो ये इक्वेशन कहाँ काम करेगा, जब कहेगा कांच से जल में, जल से कांच में, तो ऐसी स्थिति में ये काम करेगा। तो ये हो गया एपारेंट हाइट यानी काल्पनिक ऊंचाई, काल्पनिक ऊंचाई बटा वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई बराबर अपवर्तनांक किसका, सघन माध्यम का, किसकी अपेक्षा, विरल माध्यम की अपेक्षा। तो ऐसे बच्चों ये जो हेलीकॉप्टर आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ दिखाई देगा और उसका ये हाइट आएगा। अब इस पे हम लोग न्यूमेरिकल का जो हम सीरीज जारी करेंगे उसमें आप न्यूमेरिकल का अभ्यास करेंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको काफ़ी कंसेप्ट का जो है क्लियर होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी न्यूमेरिकल में। तो आप इसको कम से कम 4 बार 5 बार इसको लिखें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। फिर देखेंगे अगले एपिसोड में।